हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में फैमिली लॉ के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने फैमिली लॉ के पार्ट 1 में हिंदू लॉ से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को कवर किया था। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 में मुस्लिम विधि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुस्लिम विधि में कौन से 4 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुस्लिम विधि में सोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला प्राइमरी सोर्स, दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में आते हैं कुरान, हदीस, इजमा और कियास। और उसके बाद सेकेंडरी सोर्स में आते हैं साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण, पूर्व न्याय, विधान और रूढ़ी और कस्टम। ये सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि मुस्लिम विधि में कौन से 4 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो प्रमुख सोर्सेज के बारे में पूछा तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कुरान, हदीस, इजमा और कियास। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मुसलमान कौन है? तो मुसलमान वो व्यक्ति हैं जो अल्लाह के एकत्व और मोहम्मद साहब की पैगंबरी में विश्वास रखता हूँ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस्लाम के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम विधि की कितनी विचारधाराएं हैं? तो 2 विचारधाराएं हैं, पहली सुन्नी और दूसरी शिया। अब ये विचारधारा, इसके पीछे बैकग्राउंड है कि सुन्नी और शिया विचारधाराएं कैसे बनी। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन हो गया था, देहावसान हो गया था, उसके बाद पैगंबर पद खाली हो गया था। तो पैगंबर पद खाली होने के बाद 2 मतों में विवाद बढ़ गया था। एक मत कह रहा था कि पैगंबर का पद है जो चुनाव के द्वारा ही किसी को दिया जाना चाहिए। दूसरा मत कह रहा था कि ये उत्तराधिकार के माध्यम से दिया जाना चाहिए। तो जिस मत ने कहा कि चुनाव के द्वारा ही पैगंबर पद को दिया जाना चाहिए चुनाव करा करके, तो वो विचारधारा बन गई सुन्नी विचारधारा। और जिसने ये कहा था कि जो पैगंबर साहब का जो पद है, पैगंबर का जो पद है इमाम का, वो पद दिया जाना चाहिए उत्तराधिकार के माध्यम से, तो वो बन गया शिया। तो इस तरह से 2 विचारधाराएं बनी, सुन्नी और शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है एक मोताजिला वो पर वो शिया विचारधारा का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुन्नी संप्रदाय में कितने वारिसों को बताया गया है? सुन्नी में 3 वारिसों को बताया गया है मेनली, हिस्सेदार, कुरानिक वारिस, अवशिष्ट और उसके बाद दुरुस्त रक्त संबंधी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिया संप्रदाय में कितने वारिसों को बताया गया है? सुन्नी में 3 लेकिन शिया में 2 वारिसों को बताया गया है, कुरानिक वारिस और अवशिष्ट वारिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक विधिमान्य निकाह में कितनी शर्तें कितनी हैं? तो मेनली जो हैं वो 5 शर्तें हैं विधिमान्य निकाह के लिए। और निकाह जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम लॉ में निकाह जो है वो एक प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज़ का सक्षम होना ज़रूरी है, मेजर होना ज़रूरी है। इजब और कबूल, इजब और कबूल मतलब, इजब का मतलब होता है प्रस्ताव रखना और कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति देना। तो एक पक्षकार प्रस्ताव रखेगा, दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार करेगा। ये पूरी प्रक्रिया को कहते हैं इजब और कबूल की प्रक्रिया। कंडीशन नंबर 3 जो है वो है स्वतंत्र सहमति। तो दोनों की पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति ही होनी चाहिए, न तो उन पर अनुचित दबाव और कोई तरह का ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। उसकी कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। नंबर 4, गवाहों की उपस्थिति। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सुन्नी निकाह अगर है तो वहाँ पर विवाह के समय, निकाह के समय या तो 2 पुरुष होने चाहिए गवाह के तौर पर, या फिर 1 पुरुष और 2 महिलाएं होनी चाहिए। शिया लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है विवाह के समय गवाहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिषिद्ध या परिषद जो मिस टाइप हो गया है, प्रोहिबिटेड डिग्री के भीतर नहीं आना, प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी के भीतर नहीं आने चाहिए। जैसे कि रक्त संबंधी आपस में विवाह नहीं कर सकते। दात्रेय संबंध, मान लो कि दात्रेय संबंध वो होता है जैसे किसी 2 साल के कम के उम्र वाले बच्चे को किसी ने अपना दूध पिला दिया,
तो ये उन दोनों में दात्रेय संबंध बन जाएगा, वो उसकी दायमा बन जाएगी, फिर उसके साथ में उसके रिलेशन में कहीं भी उसकी शादी नहीं होगी। और उसके बाद में जो है वो रक्त संबंधी, दात्रेय संबंध और फिर निकाह के संबंध। पत्नी की माता से शादी नहीं कर सकते और पत्नी की पुत्री से शादी नहीं कर सकते। इस तरह के जो संबंध है उसमें शादी नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते। अगर किया जाता है तो वो फिर अमान्य विवाह माना जाएगा, शून्य प्रभाव उसका होगा, वो वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सुन्नी संप्रदाय में निकाह कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बता दिया है, सुन्नी संप्रदाय में निकाह जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक मान्य विवाह जिसमें सारी शर्तें पूरी होती है, एक अमान्य विवाह जिसमें शर्तें पूरी तो नहीं होती है लेकिन शर्तों को पूरा करके उसे मान्य बनाया जा सकता है, और फिर आता है आपके एक बातिल विवाह, शून्य विवाह। शून्य विवाह का मतलब होता है कि ऐसा विवाह जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। और उसके बाद मान्य विवाह जो लॉफुल मैरिज होती है जिसमें सारी शर्तों को पूरा किया जाता है। और फासिद निकाह जैसे 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, इद्दत के दौरान किया गया विवाह निकाह, ये सारे फासिद निकाह है, गवाहों की अनुपस्थिति में किया गया निकाह। लेकिन इसको फिर बाद में ठीक भी किया जा सकता है और वो विवाह मान्य विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निकाह महर क्या है? तो महर जो है वो एक प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन होता है। कौन लेता है? पत्नी लेती है। किससे लेती है? पति से लेती है, अपने हस्बैंड से लेगी। तो एक कंसिडरेशन होता है, प्रतिफल होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। महर ई मिस्ल किसे कहते हैं? महर ई मिस्ल उचित महर या रिवाजी महर को कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, मुअज्जल महर का मतलब होता है ऐसी महर जो विवाह के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है, देना ही बनेगा, देनी ही पड़ेगी उस महर को, प्रतिफल को। और फिर मुअज्जल महर आती है, वो विवाह के समय तत्काल तो नहीं दी जाती है लेकिन मृत्यु या फिर तलाक के बाद फिर वो देनी पड़ेगी, उस महर को देना ही पड़ेगा। तो ये दोनों निश्चित महर के ही 2 प्रकार हैं। इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुन्नी संप्रदाय में न्यूनतम महर कितनी है? तो सुन्नी लॉ में जो है संप्रदाय में 10 दिरहम जो है वो न्यूनतम महर है, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बेस पे हैं, अनकोडिफाइड लॉ है। इसमें कोडिफाइड लॉ भी है जिसे हम आगे कवर करेंगे, लेकिन जो जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन मेनली जो है वो अनकोडिफाइड लॉ से बताए गए हैं। तो अधिकतम कोई उसके बारे में प्रावधान नहीं कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शिया संप्रदाय में अधिकतम महर कितनी है? तो उसके उल्टा, जस्ट विपरीत आपको देखना है। वहाँ पे 10 दिरहम है न्यूनतम, तो यहाँ पर अधिकतम 50 दिरहम जो होगा वो महर की राशि होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लेकिन न्यूनतम के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तलाक के सुन्नत को कितने भागों में बांटा गया है? तो तलाक उल सुन्नत, ये मिसटाइप हो गया है, सॉरी, तलाक उल सुन्नत को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तलाक अहसन, तलाक हसन। तलाक अहसन का मतलब होता है ये सबसे बढ़िया तलाक होता है। इसमें एक बार तलाक दिया जाता है, उसके बाद पत्नी इद्दत पे बैठती है, फिर दूसरी बार तलाक दिया जाएगा, फिर वापस इद्दत पे बैठेगी। इस दरमियान बहुत लंबा पीरियड होता है। ये भी 3 तरह के 3 ही बार में तलाक दिया जाएगा, लेकिन एक साथ में नहीं दिया जाएगा। अलग दिया तो एक साथ में दिया जाएगा, लेकिन तलाक, पहले तलाक के बाद पत्नी इद्दत पे बैठ जाएगी, फिर तलाक दूसरी बार दिया जाएगा, फिर इद्दत पे बैठेगी, फिर तीसरी बार तलाक दिया जाएगा, फिर इद्दत पे बैठेगी। तो ये मोहम्मद पैगंबर साहब ने इसे सबसे बढ़िया तलाक माना गया है। और तलाक हसन जो ऐसा तलाक होता है जो 3 बार किसी ओकेशन पर बोला जाता है, अलग अलग ओकेशन पर बोल दिया, तो उसे तलाक हसन कहेंगे। तो तलाकुल सुन्नत के 2 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें तलाक हसन जो है वो सबसे बेस्ट तलाक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम विधि में सबसे निकृष्ट तलाक कौन सा है? तो वो है तलाक उल बिद्दत, जिसे 3 तलाक, ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। एक साथ में 3 बार तलाक 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 बोल दिया, तलाक हो गया। इसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। वो केस था सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला, आपको ध्यान में होना चाहिए। और आगे ये केस लॉ पे भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तलाकुल बिद्दत।
क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की कौन सी धारा के तहत निकाह के पक्षकार तलाक ले सकते हैं? तो धारा 2 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तलाक विधि मुस्लिम विधि में तलाक का कौन सा आधार है? इला। इला का मतलब है प्रतिज्ञा लेना। मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ। इला का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगा। इसका मतलब होता है ये भी तलाक का आधार होता है एक तरह से, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। इस तरह से अल्लाह की कसम खा करके कोई तलाक ले रहा है, कस्में खा रहा है, तो वो होता है इला। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो कह रहा है खुला और मुबारक। खुला मतलब एक तरह से ये तलाक होता है पत्नी पति के समक्ष तलाक का प्रस्ताव रखती है, और प्रतिकर जो होता है, प्रतिकर मुआवजा भी देती है। अगर पति स्वीकार कर लेता है तो ये खुला तलाक हो जाता है। मुबारक का मतलब होता है म्यूचुअल कंसेंट से पारस्परिक सहमति से मुस्लिम हिंदी में तलाक को मुबारक कहते हैं। जीहर का मतलब होता है कि मान लो किसी पति ने प्रोहिबिटेड डिग्री के भीतर आने वाली स्त्रियों से अपने पत्नी की तुलना कर दी, जैसे अपनी पत्नी को माता कह दिया या बहन कह दिया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये भी तलाक का ग्राउंड बन जाएगा। और उसके बाद लियन का मतलब होता है कि अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना, तो फिर वो भी ग्राउंड बन जाएगा तलाक का, डाइवोर्स का। तो इस तरह से ये सभी जो है वो तलाक की ग्राउंड है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि निकाह के बाद दोनों में से कोई पक्षकार अपना धर्म परिवर्तन कर देता तो क्या निकाह भंग हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, निकाह भंग हो जाएगा। निकाह के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि दोनों पक्षकार मुस्लिम हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वयस्कता के विकल्प द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार किसके पास है? तो ये केवल महिला के पास, स्त्री के पास होता है जब 15 वर्ष से कम उम्र में उसका निकाह कर दिया जाता है, और इसे खैर उल बुलूक भी कहते हैं और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। लेकिन बशर्ते कि पति और पत्नी के बीच में कोहैबिटेशन नहीं हुआ हो और पत्नी ने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करते ही वयस्कता का विकल्प अपना लिया हो और तलाक के लिए आवेदन कर दिया हो, तो वो विवाह विच्छेद करवा सकती है। तो ये ऑप्शन महिला के पास में ही होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मुस्लिम महिला के पास विवाह विच्छेद के कितने अधिकार हैं? तो दोनों अधिकार हैं मेनली, प्रथागत आधार भी है और आधुनिक आधार भी है। प्रथागत आधार इला मैंने आपको बता दिया, जीयर भी बता दिया, लियन, खुला, मुबारक, तलाक तफवीज ये बताना रह गया था। तलाक तफवीज का मतलब होता है कि पति जो होता है वो पत्नी को ही राइट्स दे देता है, प्रत्यायोजित कर देता है अपनी तलाक की शक्तियों का, तो इसे कहते हैं तलाक तफवीज। फिर उसके बाद आता है आधुनिक आधार। आधुनिक आधार में सबसे पहला पॉइंट है पति की न्यायिक मृत्यु। न्यायिक मृत्यु का मतलब होता है जुडिशियल डेथ, जब 7 साल तक कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है, कोई खोज खबर उसकी है भी नहीं, तो उसके बाद ये मानेंगे कि वो मर चुका है, तो ये भी ग्राउंड बन जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे पति द्वारा मेंटेनेंस नहीं देना पत्नी को, और नंबर 3 पे अगर पति आपराधिक मामले में कन्विक्ट हो जाता है तो भी ग्राउंड बन जाएगा। पति असाध्य रोग से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है तो भी ग्राउंड बन जाएगा। पति नपुंसक है तो भी ग्राउंड बन जाएगा। फिर नंबर 6, पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों का पालन नहीं किया जाता है तो भी ये ग्राउंड बन जाएगा तलाक का। पत्नी का वयस्कता के विकल्प को अपनाना ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड है, और क्रूरलिटी तो है ही है। ठीक है, तो दोनों ही आपके ग्राउंड बन जाएंगे, उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम विधि में जनकता के प्रकार 2 प्रकार होते हैं जनकता के, एक मैटर्निटी और दूसरी पैटर्निटी, मातृत्व और पितृत्व। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किन मामलों में एक निकाह में पितृत्व निश्चित होता है? तो वैध विवाह में और अनियमित विवाह में। शून्य विवाह में कभी भी पितृत्व निश्चित नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम विधि में 15 वर्ष की आयु वाले को वयस्क माना जाता है। हाँ, ये बात आपको समझनी चाहिए कि मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग जो 15 साल का बच्चा है, वर्ष का जो व्यक्ति है, वो वयस्क कहलाएगा केवल विवाह के मामलों में, मेहर और विवाह विच्छेद के मामलों में ही। अदरवाइज सारे मामलों में जो 18 वर्ष की उम्र दे रखी है भारतीय लॉ में, वयस्कता कानून में, वही उम्र लागू होगी, 18 वर्ष की उम्र लागू होगी। ठीक है, बाकी विवाह, मेहर या विवाह विच्छेद का मामला है
तो फिर उन मामलों में 15 वर्ष की आयु को वयस्कता की आयु माना गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम विधि में जबर क्या है? विवाह में संरक्षकता को जबर कहते हैं, ये आपको जानना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और हिजानत का मतलब होता है संपत्ति के लिए संरक्षकता। तो यहाँ जबर का पूछा है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 7 वर्ष से अधिक के लड़कों और अविवाहित लड़की का संरक्षक हमेशा पिता होगा और 7 साल से कम है तो माता रहेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम विधि में मूसा किसे कहते हैं? तो मूसा का मतलब होता है छल या अचल संपत्ति। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन डी, छल या अचल संपत्ति में के अविभाजित भाग को मूसा कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मर्जुल मौत के दौरान किया गया निकाह का क्या प्रभाव होगा? तो वो आमतौर पर अवैध ही होता है। आपको जानना चाहिए कि ऐसा जो निकाह है, जो मर्जुल मौत का मतलब होता है जो मृत्यु शैया पर हो, जिसकी डेथ निकट आ गई है, जो मरने वाला व्यक्ति है, तो उसके द्वारा अगर निकाह किया जाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अवैध विवाह निकाह माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम विधि में हिबा के कितने प्रकार है? तो मुस्लिम विधि में हिबा को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हिबा बिल एवज, हिबा बशर्तुल एवज। हिबा बिल एवज मतलब जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी को मकान गिफ्ट में दिया, हिबा का मतलब होता है दान, गिफ्ट। ए ने बी को मकान गिफ्ट दिया, बी ने खुशी से ए को कार गिफ्ट दे दी, तो दोनों तरफा दान हो रहा है, तो इसे कहेंगे हिबा बिल एवज। हिबा बशर्तुल एवज में हिबा दान की जाती है कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, लेकिन उसके साथ में शर्त लगा दी जाती है, तो उसे कहेंगे हिबा बशर्तुल एवज। उसमें प्रतिफल भी होता है, तो एक तरह का विक्रय होता है। हिबा बशर्तुल एवज एक तरह का विक्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मुस्लिम विधि में हिबा में कितनी संपत्ति को दिया जा सकता है? हिबा में पूरी ही संपत्ति दी जा सकती है, यह आपको जानना चाहिए, चाहे वो चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, पूरी संपत्ति उठा के दान में दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम विधि में वसीयत का प्रावधान है? बिल्कुल वसीयत का प्रावधान है ही नहीं, कंसेप्ट है ही नहीं मुस्लिम लॉ में वसीयत का, विल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन कुछ मामलों में अगर विल करनी भी है, वसीयत करनी है, तो 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं की जा सकती, वो भी बाहरी व्यक्ति को कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करनी होगी तो फिर वारिसों की कंसेंट लेनी बहुत ज़रूरी होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मुतवली कौन होता है? तो मैं आपको समझा देता हूँ। मुतवली होता है वक्फ का प्रबंधक, वक्फ का प्रबंधक होता है वो मुतवली कहलाता है। तो ऑप्शन डी वक्फ संपत्ति का प्रबंधक, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मुतवली की नियुक्ति कौन करता है? तो वक्फ बोर्ड का संस्थापक होगा, वो इसकी नियुक्ति करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुस्लिम विधि में वक्फ को परिभाषित किया गया है? तो ये वक्फ का मतलब होता है, आपको मैं समझा देता हूँ वक्फ होता क्या है। तो एक बार क्या हुआ, उमर नाम का एक व्यक्ति था जो पैगंबर मोहम्मद साहब के पास गया, उसने कहा कि मुझे ये संपत्ति का सबसे बढ़िया प्रयोग करना है, तो दान करना है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि आप उसे दान मत करो, संपत्ति को रोक दो, संपत्ति से जो बेनिफिट अराइज हो रहा है, जो लाभ मिल रहा है, उनको गरीबों में बांट दो। तो ये वक्फ होता है। तो संपत्ति से मिलने वाले लाभ को, ये संपत्ति को तो रोकता है, संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं होता है इसमें, संपत्ति एक जगह प्रतिबंधित हो जाती है, लेकिन उससे जो निकलने वाला लाभ होता है वो फिर धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। तो संपत्ति से मिलने वाले लाभ को जनहित में लगाना ही क्या होता है? वक्फ होता है, जिसका प्रबंधक, वक्फ संपत्ति का प्रबंधक मुतवली कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मुस्लिम विधि में विरासत कब खुलती है? तो किसी व्यक्ति के मृत्यु पर ही विरासत खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सायरा बानो बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस मुद्दे पर था? तो मैंने आपको बता दिया है, ये ट्रिपल तलाक पर था। तो अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 3 तलाक की संवैधानिकता पर ये केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इत्तेफाक तलाक, ट्रिपल तलाक को किस निर्णय में असंवैधानिक घोषित किया गया था? सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में ये कहा कि तलाक के बाद भी पति पर पत्नी का
सॉरी मेहर देने का दायित्व बना रहेगा। यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो ये बोला गया था दानियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ के मामले में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस विषय पर आधारित था? मैंने आपको जब संविधान विधि के क्वेश्चन बताए थे वहाँ भी शाहबानो का केस था और यहाँ भी शाहबानो का केस है। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसमें मेंटेनेंस को लेकर के बात की जाती है, भरण पोषण पर ये केस आधारित है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विधि के तहत बहुविवाह की वैधता को चुनौती दी थी? तो ये केस था जमीला बनाम भारत संघ का मामला। इसमें बहुविवाह की वैधता को चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम विधि का मुख्य सोर्सेज क्या है? मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो उसका कुरान है। अगर एक की बात की जा रही है तो कुरान है। हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब के आचरण, उनके द्वारा अपनाए गए नियमों को हदीस कहते हैं। इजमा का मतलब होता है कि एक मत या बहुमत। जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो या तो एक मत या सभी एक मत हो गए तो निर्णय लेंगे, या फिर बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे। और कियास का मतलब होता है कुरान, हदीस और इजमा तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष को निकालना, ये कियास कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो मुख्य सोर्स है वो कुरान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी विधि भारत में मुस्लिमों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करती है? तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी मुस्लिम विधि प्रणाली का मुख्यतः भारत में पालन किया जाता है? हनफी लॉ का पालन किया जाता है, मतलब कि सुन्नी लॉ में भी हनफी शाखा का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में मुस्लिमों के लिए लागू प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो शरिया लॉ कहा जाता है, शरीयत भी कह सकते हैं, शरीयत कानून। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मुस्लिम विवाह किस प्रकार का समझा जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये एक प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा शब्द मुस्लिम विधि में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को संदर्भित करता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी वो कहलाती है हदीस। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मुस्लिम कानून में वसीयत का क्या अर्थ है? तो वसीयत का मतलब, तो वसीयत कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रावधान है ही नहीं मुस्लिम कानून में, लेकिन फिर भी 1/3 कर सकते स्ट्रेंजर को, बाहरी व्यक्ति को। तो वसीयत का मतलब ही होता है कि मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ, ये प्रभाव में आती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मुस्लिम विधि के अनुसार कौन सी अदालत में पारिवारिक मामलों की सुनवाई होती है? तो मुस्लिम लॉ का कोई मामला है तो वो जाएगा या तो जिला न्यायालय में या फिर फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट है तो वहाँ जाएगा, फैमिली कोर्ट नहीं है तो फिर जिला न्यायालय में अर्जी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मुस्लिम विधि में दियात का क्या अर्थ होता है? दियात का मतलब होता है मुआवजा, कंपनसेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इद्दत का पालन मुस्लिम विधि में किस स्थिति में किया जाता है? तो इद्दत मेनली पति की मृत्यु या तलाक के बाद जो औरत है वो इद्दत पर बैठती है, और ये जो है वो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। इद्दत इसलिए इद्दत पर बैठती है महिलाएं, ताकि पालन करती है, ताकि ये प्रूव हो जाए कि वो गर्भवती नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मुस्लिम विधि में मुता का क्या तात्पर्य है? मुता का मतलब होता है टेम्परेरी मैरिज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मुता विवाह अवैध है मुस्लिम विधि में, सुन्नी लॉ में, और शिया लॉ में वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मुस्लिम उत्तराधिकार में फरायज का क्या मतलब होता है? तो फरायज का मतलब होता है संपत्ति का अनिवार्य बंटवारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मुस्लिम विधि में वली का अर्थ क्या होता है? गार्जियंस, वली को कहते हैं गार्जियन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विवाह में अभिभावक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मुस्लिम विवाह किस प्रकार का अनुबंध है? तो वैध अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मुस्लिम विवाह में मेहर का उद्देश्य क्या है? पत्नी की सुरक्षा, बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, तलाक की बिद्दत क्या है? 3 बार तलाक देना एक साथ में ही, जिसे अब समाप्त किया जा चुका है, असंवैधानिक घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा अधिकार मुस्लिम विधि में महिला को तलाक देने का हक देता है? तो तलाक तफवीज़,
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले के सवालों में क्लियर करवा दिए हैं। सॉरी, दोनों ही देते हैं, तलाक तफवीज़ भी देता है और हसन भी खुला भी देता है। खुले में पत्नी जो है वो प्रस्ताव रखेगी पति के सामने कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, और उसके बाद में वो प्रतिकर भी देगी, कंपनसेशन भी देगी। अगर पति एक्सेप्ट करता है तो तलाक हो जाएगा, वो खुला तलाक कहलाएगा। लेकिन तलाक तफवीज़ का मतलब होता है पति द्वारा अधिकार जो होता है तलाक का, वो पत्नी को प्रत्यायोजित कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। तो इसका आंसर ए भी है और बी भी है, डी भी है। और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा अधिकार मुस्लिम विधि में महिला को तलाक देने का हक देता है। तो हक देता है तो मेनली आपको ऑप्शन डी सिलेक्ट करना है। अगर वहाँ पूछा जाए कि पति के द्वारा अधिकारों को ट्रांसफ़र किया जाता है पत्नी को, तो फिर वहाँ तलाक ऑप्शन ए इसका तलाक तफवीज़ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मुस्लिम विधि के अनुसार निकाह की सबसे कम उम्र क्या है। तो उम्र जो है निकाह के मामले में मैंने आपको बता दिया 15 वर्ष की उम्र है, वयस्क माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मुस्लिम विधि में संपत्ति का उत्तराधिकार किस नियम के आधार पर होता है। तो हनफी लॉ के अनुसार होता है, हनफी नियम के अनुसार ही उत्तराधिकार का होता है। सॉरी, हनफी लॉ के अनुसार नहीं, पवित्र कुरान के अनुसार उत्तराधिकार होगा। कुरान में सभी के जो शेयर्स हैं वो डिफाइन कर रखे हैं। तो कुरान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू होली कुरान के अनुसार ही उत्तराधिकार होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मुस्लिम विधि में किस प्रकार के तलाक को अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो न्यायालय की अनुमति कब नहीं चाहिए। तो तलाक बिद्दत में ये सबसे निकृष्ट प्रकृति का तलाक होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी इसे निकृष्ट प्रकृति का तलाक माना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मुस्लिम विधि में निकाह का क्या अर्थ है। तो एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इद्दत का समय किसके लिए आवश्यक होता है। तो ये पत्नी के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मुस्लिम विधि में वसीयत किसके लिए की जा सकती है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए की जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि वारिसों के लिए ही वसीयत की जाए। वसीयत का कॉन्सेप्ट हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति, स्ट्रेंजर बाहरी व्यक्ति को भी दे सकते हैं। 1/3 से ज़्यादा वसीयत दे ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मुस्लिम विधि के तहत तलाक में पत्नी को किस प्रकार का मुआवजा दिया जाता है। तो ये मेहर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मुस्लिम विधि में खुला किस प्रकार का तलाक है। तो पत्नी द्वारा मांगा गया तलाक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मुस्लिम विधि में वारिसों के 2 मुख्य प्रकारों को कौन कौन से है वो बताओ। तो एक तो शरीके वारिस मतलब कि कुरानिक वारिस, और दूसरा बाकी मतलब रेजिडुअरिस, मतलब इसका मतलब होता है कि अवशिष्ट वारिस। और दूरस्थ रक्त संबंधी वारिस भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, कुरानिक वारिस और अवशिष्ट वारिस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मुस्लिम विधि में संपत्ति का उत्तराधिकार किस प्रणाली पर आधारित है। तो पितृसत्तात्मक प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मुस्लिम विधि में ज़कात का क्या महत्व है। ज़कात का मतलब होता है धार्मिक दान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मुस्लिम विधि में फतवा किस कहा गया है। तो फतवा का मतलब होता है धार्मिक आदेश। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मुस्लिम विधि में मेहर की राशि का निर्धारण कौन कर सकता है। तो पति और पत्नी दोनों ही आपसी सहमति से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मुस्लिम विधि में फ़र्ज का क्या महत्व है। तो मुस्लिम विधि में फ़र्ज का मतलब होता है आवश्यक कार्य, अनिवार्य कार्य। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मुस्लिम कानून में तफवीज़ का क्या मतलब है। तो मुस्लिम कानून में तफवीज़ का मतलब होता है पत्नी को तलाक देने का अधिकार देना। कौन देगा, पति देगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मुस्लिम विधि में खैरात का क्या मतलब है। तो खैरात का मतलब होता है धार्मिक या सामुदायिक दान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मुस्लिम कानून में नसब का क्या मतलब होता है। तो ये होता है वंश का निर्धारण करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मुस्लिम कानून के अनुसार इस्तीहसन क्या है। तो इस्तीहसन है न्याय में विवेकाधिकार, ज्यूरिस्टिक प्रीफरेंस। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
76 मुस्लिम विधि में मुतवली का कार्य क्या है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 मुस्लिम कानून में वसाया का अर्थ क्या होता है? विल, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी मान लेंगे, वसीयत या इच्छा पत्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इस्तिहाद का मतलब क्या होता है मुस्लिम कानून में? इसका मतलब होता है व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना किसका? कानून का। तो ये होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 मुस्लिम कानून में मिराज और वारिस के बीच का अंतर क्या है? मिराज का मतलब होता है संपत्ति, और वारिस जो उसे प्राप्त करता है संपत्ति को उत्तराधिकार में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 मलिकी, ये गलत प्रिंट हुआ है लेकिन आपको समझना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको। मलिकी, हनफी, शफई और हनबली, जो इंग्लिश में सही से टाइप हुआ है, ये जो है वो मेनली इस्लामिक कानून की 4 प्रमुख शाखाएं हैं जो सुन्नी लॉ की है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 मुस्लिम कानून में शुबा का क्या अर्थ होता है? तो शुबा का मतलब होता है कि पड़ोसी को संपत्ति पर पहले खरीद का अधिकार, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसे अक्सबा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 निकाह में मेहर का क्या महत्व है? तो निकाह में मेहर का जो मतलब है पति द्वारा पत्नी को दी गई संपत्ति, कंसिडरेशन होता है, वो चाहे संपत्ति के रूप में दे सकता है, धन के रूप में दे सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है। तो निकाह में मेहर का मतलब होता है कि पति द्वारा पत्नी को दी गई संपत्ति। ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 मुस्लिम विवाह में निकाह फासिद किसे कहते हैं? तो इर्रेगुलर मैरिज, अनियमित विवाह, तो ऐसा विवाह जो दोषपूर्ण है, जैसे गवाहों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह, इद्दत के दौरान किया गया विवाह, हज यात्रा के दौरान किया गया विवाह, 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, ये सारे अनियमित होते हैं। और अगर 5वीं पत्नी से किया है, एक को तलाक दे दिया, तो फिर ये विवाह मान्य हो जाएगा। और गवाहों की अनुपस्थिति में किया है तो गवाहों की उपस्थिति कर दी तो फिर विवाह मान्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 निकाह में इजब और कबूल क्या मतलब क्या होता है? इजब का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, ऑफर रखना, और कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति देना। तो एक पक्षकार प्रस्ताव रखेगा, दूसरा स्वीकृति देगा। तो ऑप्शन बी विवाह के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 मुस्लिम निकाह में कबूल का उच्चारण करने का उद्देश्य क्या है? तो कबूल का उच्चारण मतलब एक्सेप्टेंस देना, स्वीकृति देना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 मुस्लिम विवाह में खुला क्या है? तो खुला का मतलब होता है पत्नी द्वारा तलाक की याचना, प्रस्ताव रखा जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 निकाह के तहत मुत्तलिका शब्द का क्या अर्थ है? जिसे तलाक दिया गया, ऐसी औरत जिसे तलाक दिया गया उसे मुत्तलिका कहेंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 मेहर का मुस्लिम विवाह में क्या महत्व है? तो मेहर कंसिडरेशन होता है, और मुस्लिम निकाह जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर विवाह अमान्य हो जाएगा। तो इसलिए मेहर का बहुत बड़ा रोल है, प्ले करता है ये मुस्लिम लॉ में। तो मेहर जो है वो ज़रूरी है विधि मान्य निकाह के लिए। ये विवाह में दी जाएगी पत्नी का एक वित्तीय अधिकार है, पति द्वारा पत्नी को दिया जाएगा, ये एक पत्नी का वित्तीय अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 मुस्लिम विवाह में मेहर देने की अनिवार्यता किस पर होती है? पति पर होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 मेहर को कितने प्रकारों में बांटा गया है? मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है, और 2 पार्ट जो है वो है मुअज्जल मेहर, मुवज्जल मेहर। तो मुअज्जल मेहर जो है वो मैंने आपको बता दी, तात्कालिक मेहर जिसे कहते हैं, विवाह के तुरंत बाद अदा करनी होती है। फिर उसके बाद में आती है मुअज्जल मेहर, जिसका मतलब होता है पति की मृत्यु या तलाक के बाद अदा करना होता है उस मेहर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 टाइप हैं मेहर के। 91 क्वेश्चन नंबर मेहर मुअज्जल का क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया, ऐसा मेहर जो विवाह के तुरंत बाद दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 मेहर मुअज्जल का क्या है, वो क्या है? तो इसका मतलब होता है जो मेहर पति की मृत्यु या तलाक के समय दिया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या मेहर के बिना मुस्लिम विवाह को वैध माना जाता है? बिल्कुल नहीं, बिना मेहर के, ये बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड होगा ही नहीं। तो आमतौर पर वैलिड होता ही नहीं है जनरली,
मेहर का होना बहुत ज़रूरी है निकाह में, क्योंकि निकाह एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और कब ज़रूरी नहीं है, या मान लो कब वैध माना जाएगा, जब बाद में मेहर को डिसाइड कर दिया जाएगा तो फिर वो मान्य विवाह हो जाएगा, विधि मान्य। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मेहर की राशि किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो मेहर की राशि पति की आर्थिक स्थिति और पत्नी के सामाजिक स्तर को देखते हुए निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्या पत्नी मेहर को माफ़ कर सकती है? बिल्कुल हाँ, कर सकती है, ये उसका अधिकार है, वो ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये आपके अब कोडिफाई लॉ आएंगे। अब तक आप जितना पढ़ा है आपने वो सारा आपने अनकोडिफाइड लॉ से पढ़ा था। मतलब कानून भी दो तरह के होते हैं, संहिताबद्ध कानून और असंहिताबद्ध कानून। संहिताबद्ध कानून में धाराएं होती है, सेक्शंस होती है जो पार्लियामेंट से कानून पास होते हैं, और असंहिताबद्ध कानून वो होती है जिनमें धाराएं नहीं होती है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अंतर्गत किस प्रकार के मामलों में लागू होता है? तो ये विवाह और तलाक, संपत्ति का बंटवारा, उत्तराधिकार, सभी मामलों में ही ये लागू होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रावधान लागू होता है? तो तलाक का अधिकार लागू होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अधिकारों के लिए तलाक का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, किस वर्ष में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू किया गया था? तो ये 1937 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कौन सी धाराएं विवाह के मामलों को नियंत्रित करती हैं? तो आपको जानना चाहिए धारा, इसका आंसर 5 है, धारा 5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत तलाक के लिए कौन सा तरीका उचित माना गया है? तो लिखित, वैसे तलाक के लिए लिखित और मौखिक दोनों ही तरीके हैं, लेकिन ये जो एक्ट है, इस एक्ट के लिए लिखित में तलाक का तरीका जो है उचित माना गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, किस धारा के तहत मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 में पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो धारा 6 में पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको बता देता हूँ, धारा 6 ही है सही आंसर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको AIB एग्ज़ाम में इनके बेरेक्ट लेके जाना है, ठीक है? आप अनकोडिफाइड लॉ का तो बेरेक्ट कैसे लेकर के जाओगे? और अगर बेरेक्ट है तो आपको इन बेरेक्ट को लेकर के जाना है AIB में, क्योंकि सेक्शन वाइज पूछा जाएगा, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आपके पास बेरेक्ट होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत किस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है? तो बाल विवाह को मान्यता नहीं देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, मुस्लिम तलाक अधिनियम 1939 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तलाक की प्रक्रिया को विनियमित करना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये बेरेक्ट जब आपके पास होंगे तो आपका एक भी सवाल AIB में नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, किस धारा के तहत तलाक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? धारा 3 के तहत तलाक की प्रक्रिया का जो है वो प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, तलाक के मामलों में पत्नी को क्या अधिकार प्राप्त हैं? तो तलाक मांगने का भी अधिकार है, भरण पोषण मेंटेनेंस का भी अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, मुस्लिम तलाक अधिनियम 1939 के अनुसार एक पत्नी को तलाक देने के लिए कितने समय का नोटिस देना है? 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, तलाक के बाद भरण पोषण का अधिकार किस धारा के तहत दिया गया है? धारा 6 में मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन जो डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, तलाक अहसन में तलाक किस प्रकार दिया जाता है? ये मैंने आपको बता दिया। एक बार तलाक कहकर औरत जो होगी वो इद्दत पर बैठेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, तलाक हसन। तलाक हसन 3 अलग अलग मौक़ों पर तलाक कहकर तलाक दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इद्दत का क्या उद्देश्य होता है? तो इद्दत का उद्देश्य होता है कि यह सुनिश्चित करना कि पत्नी गर्भवती नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111,
तलाक के बाद इद्दत की अवधि कितने समय तक होती है? तो ये 3 माहवारी चक्र, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं उनको गिना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, ये अलग ही बात बोल रहा है। तलाक बायन का क्या मतलब होता है? ये एक नए तरह का तलाक है। इसका मतलब होता है कि ऐसा तलाक जिसमें पुनर्विवाह संभव ही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, मुस्लिम कानून के अंतर्गत धर्मजता लेजिटिमेसी का क्या मतलब है? तो यहाँ लेजिटिमेसी का मतलब होता है सिर्फ वैध निकाह से उत्पन्न संतान ही लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगी। लेकिन अगर हिंदू लॉ है तो वहाँ पर चाहे वो वैध विवाह हो, शून्य विवाह हो या शून्यकरणीय विवाह हो, वॉइड या वॉइडेबल मैरिज हो, अगर उनसे उत्पन्न संतानें हैं तो दोनों ही संतानें क्या कहलाएगी? वो संतान धर्म संतान कहलाएगी। यहाँ पर मुस्लिम लॉ में वैध विवाह से, वैध निकाह से उत्पन्न संतान ही जो है वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, 114, मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह के कितने दिनों बाद जन्मा बच्चा वैध माना जाता है? तो 180 दिन, 180 डेज को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, यदि बच्चा तलाक के कितने दिनों के भीतर पैदा होता है, मान लो बच्चा तलाक के कितने टाइम में पैदा होगा तो उसे वैध माना जाएगा? तो दिन की बात की जा रही है तो 280 डेज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, इत्तेहाद उल वालद का क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है कि पति द्वारा बच्चे को वैध मानने की एक्नॉलेजमेंट देना। पति ये मान रहा है कि मेरा निकाह वैध तरीके से हुआ था और ये बच्चा जो है वो मेरा ही बच्चा है, तो ये एक्नॉलेजमेंट करना यही कहलाता है इत्तेहाद उल वालद। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी है ये एक तरह की धर्मजता की अभिस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, मुस्लिम कानून में गोद लिए गए बच्चे की धर्मजता का क्या प्रभाव है? तो मैं आपको बता देता हूं कि मुस्लिम लॉ में दत्तक का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो फिर वो धर्मज माना ही नहीं जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गोद लेना मुस्लिम कानून में वैध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, तलाक के बाद यदि महिला पुनर्विवाह कर लेती है और बच्चा पहले पति के जीवन काल में जन्मा है तो बच्चे की वैधता क्या होगी? तो बच्चा जो है वो वैध माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, मुस्लिम कानून के तहत धर्मजता का दावा करने के लिए बच्चे को किसका होना अनिवार्य है? पिता की स्वीकृति या विवाह से उत्पन्न होना जरूरी है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, मुस्लिम कानून के अंतर्गत उत्तराधिकार का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो उत्तराधिकार का ये छोड़ दो क्वेश्चन, इसका सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ सबक। तो पूछ ले तो अच्छी बात है, लेकिन इसको छोड़ दो अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, किस प्रकार की संपत्ति मुस्लिम उत्तराधिकार में शामिल नहीं होती है? तो ऐसी संपत्ति जिसे अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो वो शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, महिला उत्तराधिकारियों को मिल रही संपत्ति का प्रतिशत क्या है? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। 1/2 या 1/8 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये कुरानिक वारिस है, कुरान में जो हिस्सा डिफाइन कर रखा है वो हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, यदि मृतक की कोई संतान नहीं है तो उत्तराधिकार किसके पास जाएगा? तो वो जो है माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सभी के पास में जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में वसीयत का क्या महत्व है? तो विल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर भी अंतिम इच्छाओं का पालन 1/3 की जाएगी। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं की जाती, वो भी बाहरी व्यक्ति को कर सकते हैं। 125, मुस्लिम कानून में एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत वसीयत द्वारा निर्धारित करने का अधिकार है? 1/3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, मुस्लिम कानून के अंतर्गत हिबा क्या है? दान है, एक तरह का दान है, उपहार के रूप में दी गई संपत्ति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, वसीयत में हिबा और वसीयत के बीच में क्या अंतर है दोनों में? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिबा तुरंत प्रभाव से लागू होता है, दान जो है वो तुरंत प्रभाव से ही लागू होता है, चाहे वो चल संपत्ति का करो या अचल संपत्ति का करो, तुरंत ही लागू हो जाता है। वसीयत मरने के बाद प्रभावी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, वक्फ क्या है? तो वक्फ का मतलब होता है कि सार्वजनिक लाभ के लिए संपत्ति का दान। संपत्ति तो फिक्स रहेगी, संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन संपत्ति से जो निकलने वाला लाभ है वो फिर सार्वजनिक तौर पर
जनहित में लगाया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, वक्फ की प्रकृति क्या होती है? इसकी स्थायी प्रकृति होती है। ऑप्शन बी इसका परमानेंट नेचर होता है इसका। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, वक्फ ए मुकर्रर, मतलब ये एक स्थायी वक्फ की, परमानेंट वक्फ की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ध्यान देना। प्रीएम्पशन का अर्थ क्या होता है? तो प्रीएम्पशन का अर्थ होता है कि संपत्ति को खरीदने का अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसे हक सुपा भी कहते हैं, हक सुपा का अधिकार भी कहते हैं, सुपा का अधिकार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, प्रीएम्पशन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये पड़ोसी निकटतम व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, प्रीएम्पशन के अधिकार का उपयोग कब किया जाता है? तो ये विक्रय के समय किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, प्रीएम्पशन का अधिकार कहाँ लागू होता है? ये लागू होता है सभी प्रकार की संपत्तियों में, चाहे वो चल हो या अचल संपत्ति हो, सभी प्रकार की संपत्तियों में लागू होता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हो, सभी जगह ये सिद्धांत जो है वो हक-सुपा का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, प्रीएम्पशन के अधिकार का दावा कैसे किया जाता है? तो ये एक लिखित निवेदन द्वारा किया जाता है, लिखित आवेदन के तौर पर किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है कि एक लड़की जो 15 वर्ष से कम है, माइनर है, और जिसका निकाह कर दिया गया है और हस्बैंड और वाइफ में कोएबिटेशन नहीं हुआ है और अब उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, तो वो उस विवाह विच्छेद करवा सकती हैं। तो बालिग होने के बाद विवाह को समाप्त करने का अधिकार ही ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है। इसकी एक ही शर्त है कि दोनों के बीच में कोएबिटेशन नहीं हुआ हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये एक महिला को ही प्राप्त होता है केवल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, 141, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का अधिकार कब शुरू होता है? तो ये 18 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाता है। 18 वर्ष पूरे कर लिए, अगर आपने इस ऑप्शन का चुनाव नहीं किया तो फिर आपका विवाह मान्य विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, यदि कोई महिला ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का अधिकार प्रयोग करती हैं तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, शिया समुदाय मुस्लिमों में कौन सा कानून मुख्य रूप से लागू होता है? तो जाफरी कानून लागू होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, सुन्नी इस्लाम में तबलीग का क्या अर्थ है? तो तबलीग का मतलब होता है मुस्लिम लॉ का प्रचार करना, शिक्षा देना, विश्वास फैलाना, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से मुस्लिम लॉ को हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में कवर किया है। तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपके एक भी नंबर AIB में नहीं कटेगा, चाहे वो हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो। मैंने जितने कोडिफाइड लॉ बताए हैं आपको उनके बेरेक लेकर के जाना है एग्ज़ाम में। अगर आप बेरेक लेकर नहीं गए तो फिर आपके क्वेश्चन कटेंगे, क्योंकि वहाँ सेक्शन वाइज सीधे सवाल पूछेगा वहाँ से। तो मुस्लिम लॉ को आपके बेरेक लेके जाना है। वैसे तो बेरेक अलाउ है, सभी में लेके जाना है, लेकिन विशेष आपको ध्यान रखना है कि कोडिफाइड लॉ जो है शरीयत कानून है और मुस्लिम विवाह अधिनियम बनाया गया है, वक्फ बोर्ड का अधिनियम बनाया गया है और विवाह विच्छेद अधिनियम बनाया गया है। तो इनके बेरेक्ट आपको लेकर के ही जाना है। और अगर इन सवालों की आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की जो है आपको PDF मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके मुस्लिम लॉ को मैंने कवर करवा दिया। धन्यवाद।